साथियों नमस्ते। साथियों, सेल्फ कंट्रोल के विषय में आपने अभी तक जो भी जाना या जो भी समझा या जो भी सुना या जो भी विचार किया या फिर सेल्फ इफिकेसी के बारे में जो भी जान पाए या जो भी समझ पाए या फिर जो थर्ड पॉइंट है जो सेल्फ रेगुलेशन के विषय में जो भी जान पाए या जो भी समझ पाए या उसके विषय में जो भी विचार कर पाए। मित्रों, पॉजिटिव साइकोलॉजी की जो सीरीज चल रही है उसी सीरीज के यूनिट थर्ड को हम लोग प्रारंभ करने जा रहे हैं, यानी कि पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट्स के विषय में चर्चा करेंगे, प्रोसेसेस के विषय में चर्चा करेंगे और जानेंगे क्या होता है सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ इफिकेसी। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, होप क्या होता है, रिलेशंस क्या होता है, इसके विषय में अच्छे से जानकारी करेंगे और इसके पीछे के कारणों का और मनोवैज्ञानिक तथ्यों की जानकारी करेंगे और समझेंगे कि हम लोग इसको किस तरीके से परीक्षा में भी अच्छे से लिख सकते हैं और इसको अपने ऊपर धारण करके क्या जीवन में परिवर्तन हो जाएगा। इस चीज को जानेंगे, समझेंगे और अच्छे से पूरा पढ़ेंगे। आइए दोस्तों स्लाइड के माध्यम से समझते हैं। जो हम लोग अब यूनिट थर्ड पढ़ेंगे उस यूनिट थर्ड में हम लोग देखेंगे, ये यूनिट थर्ड का नाम है पॉजिटिव कॉग्निटिव स्टेट्स एंड प्रोसेसेस। इस स्टेट्स में हम लोग पढ़ेंगे सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियमन क्या होता है, एंड सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण क्या होता है, सेल्फ इफिकेसी क्या होता है यानी आत्म प्रभावोत्पादकता क्या होता है, और रेसिलियंस क्या होता है, ऑप्टिमिज्म क्या होता है, होप क्या होता है, इसके विषय में चर्चा करेंगे। थोड़ा ये लंबा पूरा चैप्टर और यूनिट होने वाला है, इसलिए इसको दो पार्ट में पढ़ेंगे, एक पार्ट अभी और एक पार्ट आपको कल देखने को मिलेगा। अब जब इसी में हम लोग आगे पढ़ेंगे और जब इस साइन को देखेंगे कि किस तरीके से एक सर्कल पूरा चलता है, मित्रों आप ये जान लीजिए, ये समझ लीजिए, आपको किसी लक्ष्य तक पहुंचना है, उसके लिए आपको निरंतर मेहनत करनी पड़ती है, निरंतर कार्य करना पड़ता है और तब जाकर आप उस तक कभी पहुंच पाते हैं। तो इसी के बेस बना करके हम लोग आगे पढ़ेंगे और इन चीजों को समझेंगे, जानेंगे, इन पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे और उसको पढ़ने का प्रयास करेंगे। दोस्तों सबसे पहला जो फैक्टर आ जाता है, ये सबसे पहला जो पॉइंट जो है कि सेल्फ रेगुलेशन, आत्म नियमन मित्रों क्या होता है, उसके विषय में जानेंगे कि आत्म नियमन मित्रों क्या होता है। लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, भावनाओं और व्यवहारों, देखिए मित्रों तीन शब्द है, इनको तीन शब्दों को अपने मस्तिष्क में, जहन में उतार लीजिए और उसके बाद अपना जीवन प्रारंभ करिए, उसके बाद अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होइए। बड़ा ही शानदार अनुभव आपको होगा कि आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, आपके जो व्यवहार हैं, आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने की, ये उन व्यवहारों की बात हो रही है, उन भावनाओं की बात हो रही है, उन विचारों की बात हो रही है जो आपको लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबंधित करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, और ये जो एक है सचेत व्यक्तिगत प्रक्रिया है, आत्मनियमन एक सचेत व्यक्तिगत प्रक्रिया है जिसमें ये कुछ तथ्य शामिल हैं। इन तथ्यों को जानेंगे। क्या लक्ष्यों का समायोजन होना चाहिए, लक्ष्यों की ओर प्रगति की निगरानी, लक्ष्यों के अनुरूप व्यवहार लागू करना, वांछित और वर्तमान स्थितियों के बीच विसंगतियों को कम करने एवं बढ़ाने के लिए फीडबैक लूप का उपयोग करना। इन तरीके से मित्रों इन पर विचार करके, गहन चिंतन करके हम लोग जो एक सेल्फ रेगुलेशन की जो प्रक्रिया होती है, एक प्रोसेस होता है, इसको अच्छे से करके अपने लक्ष्यों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, अपने एम्स को अचीव कर सकते हैं। जब दूसरे नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि जो तीव्र भावनाएं और प्रतिक्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित करना मित्रों, उसके बाद किसी रोमांच या परेशानी वाली बात के बाद शांत हो जाना, किसी पर ध्यान केंद्रित करना, आवेगों को नियंत्रित करना और ऐसे तरीके से व्यवहार करना जो अन्य लोगों के साथ घुलने मिलने में हमारी मदद करता है। मित्रों ये शब्द सुनने में बड़े ही आसान होते हैं, परंतु इनको जब जीवन में और व्यक्ति अपने धारणाओं में उतारता है तो प्रारंभ में उसको बड़ी कठिनाई होती है, परंतु धीरे धीरे इन सभी पर कार्य करके, उन चीजों को प्रत्येक दिन उसी को फॉलो कर करके ये एक पूरा सेटअप और इकोसिस्टम बन जाता है। और जब उस इकोसिस्टम पे पूरा कार्य करने लगता है व्यक्ति, तब वो सेल्फ नियमन की स्थिति में आ जाता है और अपने जीवन में बदलाव देखने लगता है। और इसी में जो एक फैक्टर मित्रों दूसरा हम लोगों ने पढ़ा, सेल्फ कंट्रोल, आत्म नियंत्रण भी इसी का ही पर्याय के स्वरूप में माना जाता है। जैसा पढ़ेंगे कि आत्म नियमन और आत्म नियंत्रण पर्यायवाची की तरह कार्य करते हैं, परंतु हल्का छोटा सा जो अंतर होता है वो देखिए, दोनों प्रक्रमों का अर्थ एक सीमा तक व्यक्ति द्वारा अपने विचारों, अनुभूतियों और अनुकृतियों, जैसा कि अभी पीछे हम लोगों ने तीन तथ्यों पर बात करी, भावनाएं, विचार और व्यवहार, ये वही है कि विचार, अनुभूतियां और अनुकृतियों पर ऐच्छिक नियंत्रण
यानी कि अचीव कंट्रोल स्थापित करना। लेकिन आत्मनियमन का तात्पर्य मूल्यवान लक्ष्यों की दिशा में होता है। इस चीज को समझने की आवश्यकता है कि जो आत्मनियमन का तात्पर्य होगा वो मूल्यवान लक्ष्यों की तरफ केंद्रित होगा और आत्मनियंत्रण स्थापित करने से होता है। मूल्यवान लक्ष्यों की तरफ आत्मनियंत्रण स्थापित करने के लिए होता है। इसको दोस्तों हम लोगों ने जाना समझा, और उसके बाद जब चित्र पे चर्चा करेंगे तब इस चित्र को हम लोग अच्छे से जानेंगे और समझेंगे कि किस प्रकार से ये जो आत्म नियमन की प्रक्रिया है इसमें हम लोगों को कौन कौन तथ्यों को समायोजित करके चलना पड़ता है, किन किन तथ्यों पे बातचीत करनी पड़ती है। मित्रों, एक व्यक्ति जीवन में, अपने साधारण जीवन में जितने भी तरीके के बिंदु अपने जीवन में महसूस करता है, ये जो भी बातें, जो भी भावनाएं, जो भी व्यवहार, जो भी विचार अपने आप में सुनता है या अपने कॉग्निशन में लाता है, उन सभी पर वो नियमन कितना कर पा रहा है अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, और उस पर कंट्रोल कितना कर पा रहा है, उनको साथ कितना पा रहा है। अगर इमोशनली है तो इमोशनली, फिजिकली है तो फिजिकली चीजों को कितना कंट्रोल कर पा रहा है। ये उस व्यक्ति की सबसे बड़ी सफलता होती है अपने ही आप में अपना जीवन जीतने के लिए। उन सभी तथ्यों पर एक एक चित्र के माध्यम से समझेंगे। जो सेल्फ रेगुलेशन की प्रक्रिया होती है, इनमें कौन कौन बिंदुओं पर हम लोगों को अपनी कमांड करनी पड़ेगी, आत्मनियंत्रण करना पड़ेगा, उस चीज को समझेंगे। देखिए दोस्तों, जो टॉपिक है इमोशनल कंट्रोल, व्यक्ति जो भावनाओं में बह जाते हैं वो नहीं होना चाहिए, इमोशनल कंट्रोल होना चाहिए। कौन सी भावनाएं आपको कहाँ व्यक्त करनी है, किस स्थान पर करनी है, उन पर कितना नियंत्रण रखना, ये आपको आना चाहिए। दूसरा, जब आप करेंगे एग्रेशन, मित्रों जीवन में सभी को एग्रेशन आता है, आक्रोश की भावना सभी में होती है। उस चीज को कहाँ पर दिखाना है और कितना दिखाना है, ये अंतर कर देता है आपकी सेल्फ रेगुलेशन की प्रक्रिया में। उसके बाद जब डेफियंस, डेफियंस के विषय में जब चर्चा करेंगे तो ये हो जाता है आपकी जो चुनौतियां हैं जीवन में, उनसे आप किस प्रकार से निपट रहे हैं, उनको किस प्रकार से हैंडल कर रहे हैं। दूसरा, नेक्स्ट, मेंटल हेल्थ, आपकी मानसिक जो स्वास्थ्य है वो कितना ठीक है, और आप उसको ठीक रखने के लिए किन किन तरह की चीजों का उपयोग कर रहे हैं। और क्या है, फिजिकल वेलनेस, आपका शारीरिक स्वास्थ्य भी एकदम शानदार होना चाहिए, वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। और एकेडमिक परफॉर्मेंस, जो आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस चल रहा है, जहां भी आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, वो आपका ठीक और मस्त होना चाहिए एकदम। और क्या, पॉजिटिव सोशल इंटरेक्शंस, यानी कि आपको सकारात्मक इंटरेक्शंस करने हैं सामाजिक तौर पर, अपने शांति से भाई घर में नहीं रहना है, यानी कि पॉजिटिव सोशल के इंटरेक्शंस करने हैं। उसके बाद रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियों का आप उसी अपने काम को करते करते अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार से समायोजित कर रहे हैं, अपने काम को किस प्रकार से ठीक से कर रहे हैं। उसके बाद डिसिप्लिन, आप में जो डिसिप्लिन है वो कितना है। दोस्तों मित्रों, ऐसा कहा जाता है कि कई शिक्षकों के माध्यम से आपको सुनने को मिला होगा कि डिसिप्लिन जो होता है एक व्यक्ति को ऊपर बढ़ाने के लिए काफी मददगार साबित होता है। अगर डिसिप्लिन, जैसे कि हम लोगों का पिछला एक वीक बिना डिसिप्लिन के रहा, हम लोग वीडियो नहीं बना पाए किसी कारणवश, व्यक्तिगत कारण था उसमें, तो ये डिसिप्लिन बड़ा आवश्यक है आगे बढ़ने के लिए, कुछ कार्य करने के लिए। उसके बाद एक फैक्टर है एथलेटिक परफॉर्मेंस, यानी कि थोड़ा सा वर्कआउट और एक्सरसाइज भी वगैरह जीवन में आपके अच्छे से होना चाहिए। तो मित्रों, इस चित्र को अच्छे से समझे और इन बिंदुओं को जाना। इन बिंदुओं पर जब व्यक्ति की कमांड होने लगती है वो आत्मनियमन की स्थिति में आ जाता है। अब आगे जब बढ़ेंगे तो देखेंगे इसमें क्या आता है। इतना शानदार पॉइंट मित्रों, जब व्यक्ति आत्मनियमन स्थापित कर लेगा और अपने लक्ष्यों को मार्ग पर ठीक ढंग से चलने लगेगा तो उसको संतुष्ट की प्राप्ति होती है। यानी कि अब जब मित्रों वो जान गया है कि हम अपना कार्य ठीक कर रहे हैं, हम सुबह उठते हैं, सुबह उठने से लेकर शाम को सोने तक की मेरे आसपास समाज से जहां से हम जुड़े हुए हैं, जिस क्षेत्र से हम काम कर रहे हैं, सभी चीजें एकदम वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से कार्य कर रही हैं, एकदम ठीक से कार्य कर रही हैं, तो उसको अंदर से संतुष्टि होती है कि हाँ, हम जीवन में अपने अच्छा कर रहे हैं। परंतु जब वह व्यक्ति आत्मनियमन का अभाव करता है तब वह गंभीर मानसिक समस्याओं से परेशान हो जाता है, जैसा कि डिप्रेशन और चिंता संबंधी व्याधियों से वो ग्रसित हो जाता है। और हो भी क्यों ना मित्रों, जब कभी जीवन में व्यक्ति उन चीजों पर कंट्रोल नहीं कर पाता है, नियंत्रण नहीं कर पाता है, तो अपना आपा खो देता है और उन चीजों को सही से नहीं कर पाता है। अब मित्रों, जो आत्मनियमन होता है ये ऐसे नहीं कि छोटा, कि एक दो दिन में आपने हलवा बनाया खा लिया, ऐसा नहीं होता मित्रों। कि कोई भी चीज करी, हाँ
कोई कार्य करना पड़ता है, जब किसी लक्ष्य की ओर जाना पड़ता है, उस लक्ष्य को प्राप्त करना पड़ता है, उस लक्ष्य के विषय में हमको जानना पड़ता है, उसको तय करना पड़ता है, उस पर विचार करना पड़ता है, उसका योजना बनानी पड़ती है, उसके बाद उस पर कार्य करना पड़ता है, तब कहीं जाकर हम उस लक्ष्य की प्राप्ति कर पाते हैं। तो ये मित्रों इतना ही आसान नहीं होता आत्मनियमन कर लेना। आत्मनियमन एक लंबी प्रक्रिया होती है जिसमें काफी समय लगता है, कई को महीनों लग सकते हैं, किसी को सालों लग सकते हैं आत्मनियमन की प्रक्रिया को पूरा सा सुदृढ़ रूप से चलाने के लिए। तो मित्रों आत्मनियमन लंबे समय तक चलने वाला एक प्रयास है जिसमें व्यक्ति लक्ष्य स्थापित करता है, कार्य योजना बनाता है और उसके बाद उसका फिर क्रियान्वयन करता है और अपने जीवन में आगे बढ़ता है। अब मित्रों एक साइकोलॉजिस्ट थे बड़े ही शानदार, मेडक्स, इन्होंने 2009 में आत्मनियमन के कुछ 10 घटक बताए थे। उन 10 घटकों पे बातचीत कर लेते हैं और चर्चा कर लेते हैं। वो 10 घटक में पहला था लक्ष्य, यानी कि आपका लक्ष्य तय होना चाहिए, अपने जीवन में आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, कौन सी चीज करनी है, ये लक्ष्य तय होना चाहिए। दूसरा योजना, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपके पास योजना होनी चाहिए, यानी आपका प्लान होना चाहिए उस प्लान पे कार्य करने के लिए। दूसरा स्वप्रभावोदिकता का प्रयास, सेल्फ इफिकेसी बिलीफ, यानी कि आपका जो सेल्फ इफिकेसी वाला बिलीव है, विश्वास है कि आप उस लक्ष्य को प्राप्त वाकई में कर पाएंगे कि नहीं, वो अंदर से आपकी भावना किस प्रकार से आ रही है, आपका सेल्फ क्या कह रहा है, उस चीज को आप प्राप्त कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये होना चाहिए। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो था मूल्यांकन का मानक, स्टैंडर्ड ऑफ इवेल्युएशन, यानी कि आप जो इवेल्युएशन अपना कर रहे हैं, जो मापदंड आपने सेट किए हैं वो किस अकॉर्डिंग सेट किए हैं, ये जानना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और उसके बाद लक्ष्य उन्मुख क्रिया, यानी कि गोल डायरेक्टेड एक्शंस, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप कार्य कौन से कर रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं, कितना ज्यादा कार्य कर रहे हैं, ये इफेक्ट करेगा। उसके बाद सेल्फ मॉनिटरिंग, यानी कि आप सेल्फ की मॉनिटरिंग कितनी कर रहे हैं, आप कितना जान रहे हैं कि अब मेरे अंदर ये चेंजमेंट आ रहा है, या हम अपने कार्य को करने के लिए इतना सजग हैं, चीजों को प्राप्त करने के लिए इतना दृढ़ है। उसके बाद अपने आप को फीडबैक, फीडबैक किस प्रकार से आपको लोगों से मिल रहा है, आपके फ्रेंड्स से मिल रहा है, आपके फैमिली से मिल रहा है, या आप स्वयं को भी फीडबैक मित्रों दे सकते हैं। सबसे शानदार तो वही होता है, आप स्वयं को फीडबैक दीजिए कि हाँ आज हमने बहुत अच्छा कार्य किया या आज हम बहुत खराब कार्य किया, दोनों में अंतर समझिए, उसको विश्लेषित करिए, फिर आगे बढ़िए। दूसरा है आत्म मूल्यांकन, उसके बाद अपना आपका मूल्यांकन कीजिए कि आज हमने कितना अच्छा किया, सेल्फ इवेल्युएशन करिए, अपने आप को मूल्यांकन करते जाएंगे, एक दिन कम, दूसरे दिन ज्यादा, फिर अच्छा, बहुत अच्छा, उससे भी अच्छा और बहुत शानदार, इस तरीके से अपना मूल्यांकन करिए। उसके बाद संवेगात्मक प्रक्रिया, यानी कि इमोशनल जो रिएक्शंस है वो किस प्रकार के हैं, कैसे, ये एक घटक बताया गया है सेल्फ आत्मनियमन का, सेल्फ रेगुलेशन का। उसके बाद सुधारात्मक प्रक्रिया, यानी कि अगर किसी चीजों में कोई कमी है तो उसमें सुधार किस प्रकार से कर रहे हैं, उस पूरी प्रक्रिया को जान के समझ के उसके ऊपर कार्य करना। नेक्स्ट स्लाइड में जब हम लोग बढ़ेंगे तब देखेंगे कि ये जो आत्म नियंत्रण वाला फैक्टर आता है, सेल्फ कंट्रोल वाला, मित्रों आजकल हम लोग जानते हैं चीजें लोग आपे खो देते हैं, एक शब्द बड़ा ही सुनने को मिलता है कि यार वो व्यक्ति आपा खो देता है, अपनी चीजें ही नहीं संभाल पाता, कंट्रोल ही नहीं उसका अपनी चीजों पे, उसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं है, उसको अपने मेंटल स्टेबिलिटी पे कंट्रोल नहीं है, उसकी मानसिक स्थिति जो है वो अस्थिर है। मित्रों स्थिरता या आत्म नियंत्रण क्या होता है, इसको विषय में जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और चर्चा करना पड़ेगा। मित्रों इस चित्र से आप सबसे पहले समझिए कि ये भैया है, इनकी ये दो महिला मित्र हैं, देखिए आप देख रहे होंगे, ये परेशान करने का प्रयास कर रही है, लेकिन आत्म नियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल कितना है कि हाँ हम ठीक है, एकदम मस्त, हमको कुछ नहीं हो रहा है, मैं एकदम शानदार व्यक्ति हूँ, आप लोग बोले रहो, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं अपना कार्य कर रहा हूँ, मैं अपनी चीजों में लगा हुआ हूँ, जिसको जो बोलना है वो बोले, जिसको जो समझना है वो जो समझे, और जिसको जो करना है वो करे, हम अपना कार्य अच्छे से कर रहे हैं। आत्मनियंत्रण मित्रों, एक लक्ष्य को प्राप्त करना या प्रलोभन से बचने के लिए अपनी भावनाओं, आवेगों और व्यवहारों को प्रतिबंधित करने की क्षमता, यानी कि प्रतिबंधित कर दिया, किन चीजों को, उन भावनाओं को, उन आवेगों को, उन व्यवहारों को जो लक्ष्य प्राप्त करने और प्रलोभन से बचने के लिए आवश्यक होती हैं। मित्रों यहाँ भी वही तीन शब्द है, आपकी भावनाएं और आवेग और आपके व्यवहार जो आपको लक्ष्य
को प्राप्त करने नहीं दे रहे हैं, उन चीजों को प्रतिबिंबित करना प्रतिबंधित कर देंगे, सेल्फ कंट्रोल की स्थिति आ जाएगी। ये चीज मेरे नियंत्रण में है, मेरा मस्तिष्क मेरे नियंत्रण में है, मेरा मन मेरा नियंत्रण में है, मेरा हृदय मेरे नियंत्रण में है, हम जब जो चाहेंगे वो इससे कार्य करवाएंगे। मित्रों, अवध ओझा जी एक बड़ा ही शानदार उदाहरण देते हैं। अगर आप चाहते हैं ध्यान करना, तो आप ध्यान करने में ये जानिए कि आपका मन, आपका मस्तिष्क आपके अनुरूप कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा है। आप जो करवाना चाह रहे हैं मस्तिष्क से, मन से, वो कर रहा है, या मस्तिष्क और मन जो आपसे करवाना चाह रहा है वो कर रहे हैं। इतने अंदर को आपने समझ लिया, आप अपने जीवन में काफी बदलाव देखेंगे और अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। उसके बाद आत्मनियंत्रण मित्रों इच्छा शक्ति का ही हिस्सा है, जो संतुष्टि को विलंबित करने और बेहतर पुरस्कार की प्रतीक्षा करने की क्षमता रखता है। मित्रों, ये वाला चित्र आप देख रहे होंगे किस प्रकार से एक व्यक्ति घोड़े के तरह अपने मस्तिष्क में बैठा है और उस पर लगाम लगा रहा है। यानी कि मस्तिष्क को अपने अनुरूप नहीं, आप अपने मस्तिष्क के अनुरूप कार्य करिए और फिर अपने आप को करिए। मित्रों, इसी में ही जब दो शब्दों पे हम लोग बातचीत करेंगे, दो आ जाते हैं शब्द, संयम और धैर्य। अगर जब कंट्रोल की बात करते हैं तब उसी कंट्रोल में आता है कि भैया ये संयम क्या होता है और धैर्य क्या होता है। संयम किसी चीज के लिए संयम रखना, यानी कि मन में धैर्य, दोनों शब्द एक दूसरे के मिलते जुलते हैं कि संयम और धैर्य। धैर्य भी वही है, संयम भी वही है, सेल्फ कंट्रोल की स्थितियां भी वही है। चीजों की आवश्यकता है तो विश्लेषित करने की, स्थिति परिस्थिति को जानने की, दिशा परिदिशा को जानने की, और दशा परिदशा को जानने की, दृश्य परिदृश्य को जानने की। इन सभी पे जब विश्लेषण करेंगे, विचार करेंगे, चर्चा करेंगे, इन सभी शब्दों का अर्थ आपको स्पष्ट रूप से अपने आंखों के सामने दिखेगा। नेक्स्ट पॉइंट में जो हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो सेल्फ कंट्रोल है, इसको स्ट्रेटजीज कौन कौन से माध्यम से सेल्फ कंट्रोल अच्छे से कर सकते हैं। मेक अ प्लान टू इंप्रूव योर फोकस, अपना फोकस बढ़ाने के लिए एक गोल बनाओ बढ़िया सा। उसके बाद सेट योर गोल फॉर अचीविंग इट स्टेप बाय स्टेप, गोल बना लिया, उसके बाद उसको प्राप्त करने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, कार्य करो। उसके बाद स्टे ऑर्गेनाइज्ड, यानी कि एकदम ऑर्गेनाइज्ड रहो अपनी चीजों को लेकर, क्या कौन सा कार्य कब करना है। उसके बाद प्रैक्टिस मेडिटेशन डेली, ध्यान करने का आवश्यकता है तो मन को अच्छा लगेगा, मन प्रसन्न होगा, बड़ा ही शानदार अनुभव होगा। एक्सरसाइज करिए डेली, ये बोलने में बड़ा अच्छा है, करने में बड़ा कठिनाई है, आप करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। दूसरी बात, बी पेशेंट, वही जो बात पिछली बार करी, धैर्य रखिए अपनी चीजों को लेकर। उसके बाद भोजन अच्छा करिए, मस्त रहिए, शानदार रहिए। नेक्स्ट जब पढ़ते हैं हम लोग, ये जो सेल्फ इफिकेसी वाला फैक्टर है, सेल्फ इफिकेसी क्या होता है मित्रों, आपने एक शब्द सुना होगा, इफिशियंसी। किसी की इफिशियंसी कितनी है, किसी की क्षमता कितनी है, यहां से ही निकल के आता है इफिकेसी। सेल्फ इफिकेसी क्या है, आत्म प्रभावोत्पादकता क्या है, यानी कि आत्म प्रभावोत्पादकता, ये है इसका हिंदी में अनुवाद। सेल्फ इफिकेसी मित्रों, आत्म प्रभावकारिता, यह विश्वास है कि आप लक्ष्यों को पूरा कर सकते हैं और कार्य में सफल हो सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति का अपनी क्षमताओं और कौशल में विश्वास है तो वह व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। मित्रों, आपने सेल्फ रेगुलेशन कर लिया, आपने सेल्फ कंट्रोल कर लिया, परंतु आप जब अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखें, अपने एबिलिटीज को जाने हैं और उन पर आपका दृढ़ संकल्प है, आपका दृढ़ विश्वास है। ये जो विश्वास वाला शब्द है मित्रों, यही है सेल्फ इफिकेसी। आपका उन चीजों पर विश्वास कितना है कि हमने अगर वो लक्ष्य प्राप्त किया तो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं, अगर आज नहीं तो आज और कल नहीं तो कल, उस लक्ष्य को अपनी जेब में धर के ही मानेंगे और यही करके दिखाएंगे। तो वही होता है मित्रों आप इफिकेसी। ठीक है, अब जब इसके लिए जो फैक्टर्स हम लोग पढ़ेंगे कि इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, सामाजिक अनुय, भावनाएं और शारीरिक स्थितियां, काल्पनिक अनुभव और पिछले नकारात्मक अनुभव, ये सभी चार मित्रों हैं, इनके विषय में जो हम लोग पढ़ेंगे। किसी कार्य करने के लिए सकारात्मक प्रतिक्रिया प्राप्त करने से व्यक्ति को यह विश्वास करने में मदद मिल सकती है कि उसके पास सफल होने का कौशल है। अब भावनात्मक और शारीरिक स्थितियों में
किसी व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक भलाई उसकी आत्म प्रभावकारिता को प्रभावित कर सकती है। उसकी भावनाएं और उसका जो फिजिकल एक्टिविटी और स्थिति है वो उसके मेंटल स्थिति को भी अफेक्ट कर सकती है। और काल्पनिक अनुभव किसी परिस्थिति में खुद को सफल होते हुए देखना आत्म प्रभावितता वाला विकास करने में मदद कर देता है, काल्पनिक अनुभव करना। उसके बाद पिछले नकारात्मक अनुभव, आघात और अन्य नकारात्मक अनुभव आत्मसम्मान के लिए स्थायी चुनौतियां पैदा कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स थे, इन फैक्टर्स पर गहन चिंतन करने की आवश्यकता है कि किस प्रकार से ये अफेक्ट कर रहे हैं सामाजिक अनुय। समाज से आपको किस तरीके का रेफरेंसमेंट मिला, आपको समाज से किस तरीके की चीजें मिल रही हैं, वही आपके संज्ञान में बैठती चली जाती है। अगर समाज ने आपको पॉजिटिव दे दिया कि आप बड़े शानदार व्यक्ति हैं, आप ये कार्य नहीं इससे भी अच्छा कार्य कर सकते हैं, तो आपके मन में एक विश्वास जागृत हो जाएगा, एक दृढ़ संकल्प और इच्छा शक्ति बन जाएगी कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ और वास्तव में ये कार्य कर सकता हूँ। उसके बाद भावनात्मक और शारीरिक स्थितियां, अगर आप भावनात्मक रूप से मजबूत हैं, शारीरिक रूप से ठीक है, तो आप अच्छे से कार्य कर सकते हैं। आपने विश्वास की जो क्षमता होगी वो बढ़ेगी। काल्पनिक अनुभव, आप कल्पना कर रहे हैं कि हाँ मैं ये कार्य कर सकता हूँ, तो वास्तव में आप वो कार्य कर सकते हैं, परंतु आपने कल्पना कर ली मैं ये कार्य नहीं कर सकता हूँ, तो मित्रों वो आप कार्य नहीं कर पाएंगे, ये बात तय है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो आपको जो सोचना है, जो विचार करना है, वो सकारात्मक और उत्साहित वाला ही विचार करना है, ताकि आपके आगामी जीवन एकदम शानदार रहे। उसके बाद ये जो हम लोग चित्र देखे थे, ये जो सेल्फ इफिकेसी होती है, इनमें कौन कौन से फैक्टर्स लगते हैं, ये जो प्रतिनिधिक इसके एक्सपीरियंसेस है वो, और इसके एक्सपीरियंस, सोशल अनुनयन और फिजियोलॉजिकल फीडबैक, इस तरीके से सारे सेल्फ एफिकेसी पर अप्लाई होते हैं, और ये ही बिहेवियर और परफॉर्मेंस तय करते हैं एक व्यक्ति के लिए। तो आशा करते हैं आपको ये सभी अच्छे से पढ़ा होगा। और जो हम लोग पढ़े हैं कि सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ कंट्रोल और सेल्फ इफिकेसी, उसके बाद जो 3 शब्द बचते हैं, इन शब्दों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। वो शब्द है आशावादिता और आशा, यानी कि ऑप्टिमिज्म और होप। आशा और प्रतिस्पंदन के विषय में जानेंगे, क्या होता है प्रतिस्पंदन, आशावादिता और आशा में अंतर कितना होता है, और वही मनोविज्ञान का हम लोगों का अंतिम वाला क्षण। मित्रों आपस में लोगों से जुड़े रहिए, जानते रहिए। किसी को कोई किसी की मानसिक समस्या है तो आसपास लोगों से मिलिए, जानिए, समझिए, और तब तक के लिए नमस्ते।